कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 6 केंद्र सरकार। आज हम इसमें संसद और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे और राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं, राज्यसभा की विविध शक्तियाँ हैं जो कि अलग टाइप की केवल राज्यसभा के पास है, उनके बारे में इस लेसन में, इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। संसद के बारे में देखते हैं। पहले तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा मिलकर संयुक्त रूप से संसद कहलाएंगे। यानी संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संयुक्त रूप से संसद कहलाते हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं? संसद के मुख्यतः 5 प्रकार के कार्य इसमें अपने लेसन में दिए हुए हैं। विधायी कार्य, संविधान में संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। ये 5 प्रकार की शक्तियाँ जो मैंने आपको नाम गिनाए, ये अपने किताब में दी हुई है। तो पहले जो पढ़ते हैं अपन शुरू में, वो पढ़ते हैं विधायी शक्तियाँ। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषय पर संघीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। यानी संघीय सूची पर संसद कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं। 3 प्रकार के सूचियाँ बनाई गई है जिसमें कार्यों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। तो संसद जो है संघीय सूची पे और समवर्ती सूची पे कानून बना सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में समवर्ती सूची के विषय पर अगर कानून लाया जाता संसद के द्वारा, या राज्य विधानमंडल भी कानून आ सकता है, अगर दोनों के बीच में विवाद हो जाता है तो संसद द्वारा जो निर्मित कानून होता है वही मान्य होता है, उसी को माना जाता है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। अवशिष्ट विषय वो विषय होते हैं जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उसके बाद कुछ विषय सामने आते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट सामने आते हैं जो पहले नहीं थे, बाद में आ गए। जैसे 1960 में कंप्यूटर का आना, तो इस प्रकार के जो विषय हैं उनको अवशिष्ट विषयों की श्रेणी में डाल दिया गया है। उन्हीं को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि संविधान में अगर संशोधन हो तो वो संसद में ही कानून बनेगा। कानून से या संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल संसद में, और उसका जो अधिकांश भाग होता है वो संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से या फिर 2/3 बहुमत के साथ पास किया जाता है, तभी वो संशोधन संसद में पास माना जाता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे जैसे अभी GST का प्रस्ताव अभी आया था, संसद में कानून बना था, तो उसमें आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक थी, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों से संबंधित कानून बन रहा था। वैट ख़त्म होकर जो वैट राज्य सरकारें ले रही थी वो ख़त्म किया गया था और GST का कानून बनाया गया था। तो इस प्रकार के कानून जब जो राज्यों से संबंधित हो, इस प्रकार के जब कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। वित्तीय शक्तियाँ, संसद की वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते
भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद स्वीकार नहीं कर लिया जाए, यानी लोकसभा से स्वीकार नहीं हो जाए, तब तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वित्त से संबंधित मामला सारा का सारा लोकसभा देखती है। लोकसभा में जब तक ये बजट प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, तब तक 1 रुपया भी भारत की उस आय से खर्च नहीं कर सकती सरकार। पहले बजट को पास होना जरूरी होता है। अब पढ़ते हैं प्रशासनिक शक्तियाँ। संसद की प्रशासनिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है और जो प्रधानमंत्री होता है उसमें सभी आ जाते हैं, वो व्यवहारिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा क्योंकि जनता से चुन के आते हैं, लोकसभा में वो मेंबर बैठते हैं, बनते हैं और सारा वित्त का काम लोकसभा का ही होता है। तो जितने मुद्दे हैं उनसे संबंधित मामलों में सारे के सारे मंत्रिमंडल जो होता है वो व्यवहारिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, यानी मंत्रिमंडल तभी तक पद पर बने रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। यानी लोकसभा में जब तक सरकार को बहुमत है तब तक मंत्रिमंडल बना रहेगा। अगर बहुमत चला जाता है, बहुमत का जादुई आंकड़ा सरकार नहीं क्रॉस कर पाती, तो फिर मंत्रिमंडल को और प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल मंत्री पद पे बने नहीं रह सकते। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी जब राष्ट्रपति के अधिकार आएंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ आएगी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आएगी, उसमें ये सब अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक ये समझ लें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वो उसके निर्वाचक मंडल के अंग हैं। राज्यसभा की विविध शक्तियाँ। अब राज्यसभा के बारे में देखें, राज्य सरकार को 2 प्रकार की विविध शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी हैं? संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा के उसको हटाना हो तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव ला के पहले उसको एक सदन से पारित किया जाता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, तब वो पास माना जाता है 2/3 सदस्यों के साथ, तो वो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में इस प्रकार ये दोनों सदनों सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। यानी किसी भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी इस राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में 2/3 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो होता है वो राज्यसभा में ही पेश हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इस कारण से उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होकर और लोकसभा से पारित होनी चाहिए साधारण बहुमत से। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। यानी जब राष्ट्रपति 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियाँ, जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। संकटकालीन शक्तियाँ जब लगा देता है तो उसका संसद के दोनों सदनों में अलग अलग रूप से 1 महीने के अंदर प्रस्ताव उसका पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है तथा इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो यह 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने आज संसद की शक्तियाँ, जिसमें 5 प्रकार की शक्तियाँ थी, विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, संशोधन और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, वो पढ़ी है। और इसके साथ साथ हमने राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं, विविध शक्तियाँ, उसके बारे में भी हमने अध्ययन इसमें किया है। तो अब बाकी जो लेसन का अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है,
वो हम अगले अध्याय अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।